वेलकम बैक टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी की थी। हमने देखा था कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे होता है, यदि आपके आइसोटोप्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ही किसी एलिमेंट का मास क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से स्टडी की थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। हमने फाइंड आउट किया था एक दो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे की टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोल्स क्या है, और इन सब के बेसिस पे करेंगे कुछ क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट एनी डिले और देखते हैं सबसे पहले एक टर्म ग्राम एटॉमिक मास। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही है, क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि आपके पास में कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है, सपोज H2 है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना है मैंने आपसे पूछा तो आप बोलोगे इसका एटॉमिक मास है 1 AMU, जो हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देखा था, ठीक है। इसका एटॉमिक मास 1 AMU है, तो मैंने कहा कि इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा वो न्यूमेरिकली इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H2 का ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली इसमें न्यूमेरिकल क्या है 1 है, तो एटॉमिक मास के इक्वल है, और न्यूमेरिकली इसका ग्राम एटॉमिक मास इक्वल हो गया 1 के। और उसको यदि हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हाइड्रोजन का क्या आ जाता है, ग्राम एटॉमिक मास आ जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम, जो कि इक्वल किसके, न्यूमेरिकली एटॉमिक मास के इक्वल है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यही है, न्यूमेरिकली वो एटॉमिक मास के इक्वल है, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 ग्राम, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है और हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है। हमने इनको न्यूमेरिकली इक्वल बोला है, वैसे नहीं कहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल है। वो आपको दिख भी रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एटॉमिक मास तो 1 AMU है और ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम है, तो एक्चुअल में इन दोनों मासेस में डिफरेंस किस चीज का होता है। तो यदि वो देखे, तो यदि मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन के एक एटम के मास की। यदि हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम उस एटम के एक एटम की मास की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं वही ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ किसी एलिमेंट के, तो हम उसके 1 मोल एटम्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया डिफरेंस? ये जो 1 ग्राम है ना हाइड्रोजन का, वो 1 मोल एटम का मास है, और जो 1 AMU है वो 1 एटम का मास है। समझ आया एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है। अब आपका जो 1 मोल होता है उसके अंदर Na नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। Na क्या है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था, एवोगाड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका हाइड्रोजन के 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के। समझ आया, ये डिफरेंस है। यदि हम एटॉमिक मास बोलते हैं तो हम एक एटम की बात करते हैं, और यदि ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं इसका मतलब हम हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का क्या निकाल रहे हैं, मास बता रहे हैं। समझ आया क्या डिफरेंस है। चलो देखो क्या लिखे हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। ग्राम एटॉमिक मास, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of substance, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब आपको किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास पूछ ले, आपको उसके एटॉमिक मास तो पता ही है, उसके आगे सिर्फ ग्राम लगाना है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप बताओगे इसका एटॉमिक मास 16 AMU, और मैम ने बोला था कि एटॉमिक मास के आगे आपको क्या लगाना है, सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। इजी है, समझ में आया, और डिफरेंस हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने एटॉमिक मास देखा था, फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास देखा। मॉलिक्यूलर मास क्या था,
आपके पास में जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनके मासेस का आप सम कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। उसी तरीके से आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज मैं बात करूँ H2O की, ठीक है, वाटर की, इसका यदि हम मास निकालते हैं तो कितना निकलता है मॉलिक्यूलर मास, 18, ठीक है, 18 ही निकलेगा। हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 18 आ गया। अब हमें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। बस सिर्फ उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, वो आपके पास में क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। समझ आया? देखो क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई भी सब्सटेंस है उसका ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे हम मास को उसके, तो वो किस में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आ जाएगा। जैसे देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का वैसे कितना होता है, 32 AMU होता है। ओके, क्लियर है सबको? चलो, ये तो था अपना ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोल। ठीक है, मोल क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हम चैप्टर इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं उसका आखिर में मतलब क्या है मोल्स का, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मैं बात करूं कि 1 दर्जन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स, कितनी चीजें आपको मिल सकती हैं, तो सबका आंसर होगा 1 दर्जन में सबको पता है कितना होता है, 1 दर्जन के अंदर आपको 12 चीजें मिल सकती है, या फिर मैं बात करूं ये कलेक्शन होता है 12 ऑब्जेक्ट्स का, सबको पता है। ठीक है, वही मैं बात करूं 1 ग्रॉस की, ग्रॉस का हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, किसी किसी को पता हो, तो 1 ग्रॉस के अंदर कितना कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, 144 ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। उसी तरीके से आपके पास में आती है मोल। ठीक है, यदि मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल के अंदर आपके पास में सिमिलरली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आयंस प्रेजेंट होते हैं। या फिर बोल सकते हो कि 1 मोल होता है वो इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस का कलेक्शन होता है। लाइक 1 दर्जन 112 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, 1 ग्रॉस 144 ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। उसी तरीके से 1 मोल क्या होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम अवोगाद्रो नंबर Na बोलते हैं, उसके बराबर एटम्स का कलेक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है, आयंस का कलेक्शन होता है। तो समझ में आया एक्चुअल में मोल क्या होते हैं। ठीक है, 1 मोल के अंदर क्या होता है, 1 मोल ऐसा अमाउंट होता है जिसमें किसी सब्सटेंस के Na नंबर के बराबर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 मोल। क्लियर सबको 1 मोल क्या है? एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा 1 मोल क्या होता है या फिर मोल क्या होता है, समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखे हुए, पढ़ते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट, ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतना ही अमाउंट किसमें प्रेजेंट होता है, 1 मोल में, ये बोलना चाह रहा है। और अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। ओके, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। और हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 12 ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है कि ये 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल का मास कितना है, 12 ग्राम है। और 1 मोल में कितने नंबर्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, Na। तो ये यही बोलना चाह रहा है कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर जितना एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है 1 मोल में भी उतना ही अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो क्लियर हुआ ये लाइन क्या बोलना चाह रही है जो मैंने समझाया। चलो ठीक है, आगे देखो क्या है, मोल इज सिंपली लाइक ए दर्जन इज ए कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, a gross is a collection of 144 objects. Similarly, a mole is a collection of 6.022 into 10⁻23, जिन्हें हम बोलते हैं Na, पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं अवोगाद्रोस नंबर, जिनके बारे में मैं बार बार बोलती हूँ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, जो अवोगाद्रो नंबर है हमें ये बताता है कि आपके 1 मोल में कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स, कितने आयंस प्रेजेंट हैं।
जस्ट जो चीज़ें मैंने अभी आपको सिखाई, ठीक है। तो अवोगाड्रो नंबर हमें क्या बताता है कि आपके 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट है, हाउ मच एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। ओके, और हमें पता है वैल्यू कितनी होती है, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बार बता चुकी हूँ, याद हो जानी चाहिए। ओके, देखो क्या लिखे हुए हैं, अवोगाड्रोज नंबर। Avogadro's number tell us the number of particles in 1 mole of a substance. These particles could be electron, molecules और atoms. वो particles electron भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं, atoms भी हो सकते हैं, ions भी हो सकते हैं. Okay? It is denoted Na. The value of Na is, जो मैं already बहुत बार बोल चुकी हूँ, I hope आप लोगों को याद भी हो गई होगी. ठीक है, इतनी बार यूज कर ली हमने ये वैल्यू. तो ये थी आपकी कुछ टर्म्स, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर, मोल्स वगैरह ये. अब आपको कुछ 1-2 टर्म्स और पढ़नी है, फिर हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. तो वो नेक्स्ट टर्म अपनी क्या आती है, मोल्स ऑफ एटम्स. ठीक है, देखो मोल्स ऑफ एटम क्या होता है, देखते हैं. 1 मोल ऑफ एटम्स कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैविंग मास इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. मोल्स ऑफ एटम का मतलब क्या है कि आपका जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एटम होता है, वो कितने एटम्स कंटेन करके रखता है, Na, जिसका मास किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है. ठीक है, अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 mu. ठीक है, इसका ग्राम एटॉमिक मास, जिसको मैं GAM से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ग्राम एटॉमिक मास हो गया 12 ग्राम. तो ये किसका मास है, ये 1 मोल एटम्स का मास है. बताया मैंने किसका मास है, ये 1 मोल एटम्स का मास है. तो बस यही ये बोलना चाह रहा है, समझ आया सबको. देखो एग्जांपल से भी देख लेते हैं. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वेजेस 16 ग्राम. क्या समझ में आया मोल्स ऑफ एटम क्या है. ये टर्म्स हमें अच्छे से समझनी है, क्योंकि यदि ये टर्म्स आपको क्लियर होगी तो ही आप आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी इनके बेसिस पे वो कर पाओगे, वरना कंफ्यूजन रहेगा कि मोल्स ऑफ एटम क्या है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, किसका मास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो होते इजी है यदि आप इन टर्म्स को अच्छे से समझ लें. ठीक है, चलो मूव कर सकते हैं आगे. देखते हैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल. वही आपके 1 मोल के अंदर कितने एटम्स कंटेन करके रखता है, 1 मोल. Na एटम्स के बराबर एटम्स होते हैं, Na नंबर के बराबर. ठीक है, अब इसका जो मास होता है वो ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमने ले लिया चलो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका ग्राम मोलिकुलर मास होता है 32 ग्राम. ठीक है, तो इसके अंदर कितने, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि 1 मोल का मास है इतना, 32 ग्राम. या फिर बोल सकते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, Na नंबर के बराबर एटम्स प्रेजेंट है. ये चीज ही आपका क्या बोलना चाह रहा है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलना चाह रहा है. समझ आया. ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखे हुआ है. मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स and is equivalent to the gram molecular mass of any given substance. For example, 1 mole of O2 contain Na molecules and weighs 32 grams. ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको नीचे समझा दी शॉर्ट में. ओके, आगे देखो. मोल एंड मोलर वॉल्यूम. द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP. मोलर वॉल्यूम ऐसी वॉल्यूम होती है जो क्या करती है, 1 मोल गैस क्या करती है, ऑक्यूपाइड करती है. ठीक है, 1 मोल गैस जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है STP पे, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस की मोलर वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, समझ आ गया. चलो देखो, और हमें पता है STP पर कोई भी गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर. पता है ना ये चीज़ सबको, हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी ये थोड़ी बहुत चीज़ें. ठीक है, चलो अब ये यहाँ तक क्लियर हो गई हमें टर्म सारी. अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, एग्जांपल्स करते तभी हमें समझ में आएगा, क्लियर होगी चीजें. एग्जांपल नंबर फर्स्ट पढ़ो क्या है. द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल इज 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6 इंटू 10⁻23. आपको दे दिया है कि 1 मोल के अंदर आपके पास में 6 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स.
ये आपको गिवन है। कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, 3 क्वेश्चन कैलकुलेट करने। फर्स्ट देखते हैं हम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फर्स्ट का ही हम स्टडी करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या पूछा है आपको, गिवन है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स है, 6 × 10⁻23 एटम्स गिवन है। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, समझ में आ गया। हमें पता है 1 मोल के अंदर इतने एटम्स है। अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा हमें पता है 28 ग्राम होता है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 28 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का मास है। ठीक है, मतलब Na एटम्स का मास कितना है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम में अपने पास में कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है हमें पता है, Na नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है, बट हमें निकालना है 14 के अंदर। तो कैसे करेंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na के बराबर, मतलब 6 × 10⁻23 के बराबर। ओके, तो 1 के अंदर कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 28, यही होगा। ये रूल्स तो पता है ना हमें, 28 के अंदर इतने हैं तो 1 में कितना हो जाएगा। अब हमें तो निकालना है 14 ग्राम के अंदर, 14 ग्राम ऑफ N2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻23 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 14 से कर दूं, आपके पास में 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स है पता चल जाएगा। कितने हैं देखो, इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से गया ये और ये आ गया 3, तो आपके पास में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस में 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्या समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा कि पूछना क्या चाह रहा है। जब भी मैंने कहा कि ये जो टर्म्स पढ़ाई है वो आपको अच्छे से क्लियर आनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनमें समझने में। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है उन्हें। अब सेकंड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है देखो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्या बता रहा है हमें, सेकंड 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर फाइंड आउट क्या करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हमें पता है, क्या पता है हमें, 1 मोल के अंदर हमारे पास में कितने एटम्स है, 6 × 10⁻23, ये क्वेश्चन में गिवन है, यही गिवन है क्वेश्चन में। देखो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज 6 × 10⁻23, तो हमें 1 मोल के अंदर 6 × 10⁻23 एटम्स गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है 18 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। हमें पता है 18 ग्राम वाटर के अंदर 6 × 10⁻23 मतलब Na के बराबर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं 18 ग्राम में, जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, 1 मोल का मास ही तो होता है ग्राम एटॉमिक मास। इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं हम, 1 मोल कितने नंबर ऑफ एटम्स, Na, वो किस मास के इक्वल है, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के या फिर ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वाटर का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में Na के बराबर एटम्स होते हैं, 1 मोल के अंदर ही होते हैं ना। ठीक है, 18 ग्राम वाटर का मतलब क्या है, ये 1 मोल का मास है या फिर 6 × 10⁻23 एटम्स का मास है। तो 18 ग्राम वाटर में कितने एटम्स हुए, 6 × 10⁻23। लेकिन हमें पता है वाटर के अंदर एक्चुअल में एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, देखो 2 एटम्स तो होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। तो एक्चुअल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हुए वाटर के अंदर, 3। ठीक है, और 18 ग्राम में हमें कितने पता है, 6 × 10⁻23 एटम्स। तो हम इसको क्या इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में 18 ग्राम वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, यदि हम एक एटम की, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स के अंदर, 18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने एटम्स हैं उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 प्रेजेंट है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही तो करते हैं हमने क्या बोला, हमारे पास में एक बॉक्स है, उसके अंदर 3
बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है। और ऐसे हमारे पास में कितने बॉक्स हैं, सपोज हमारे पास में 6 बॉक्स हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल बॉल्स आपको पूछिए 6 की 6 बॉक्स में, तो एक में 3 है तो 6 में कितनी हो जाएगी 18। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, ठीक है, और 18 ग्राम वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं टोटल, 6 × 10⁻23। हम उसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में 18 का आ जाएगा। तो वही किया मैंने, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गए 18 × 10⁻23 एटम्स टोटल कितने प्रेजेंट है आपके पास में 18 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaCl2। अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कैसे बताओगे उसके अंदर, ठीक है। क्लोराइड आयंस ही बताने हैं ना हमें 111 ग्राम के अंदर, ठीक है। देखो यदि हम निकालते हैं, थर्ड का आंसर है CaCl2 का, यदि अपन ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे GMM, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे तो 111 ग्राम ही आएगा। आप निकाल के देख लो, कैल्शियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास निकाल के उनको ऐड करो, सम करो, आपके पास में आ जाएगा 111 ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास किसका है, CaCl2 का है। अब आपको पूछा है कि 11 ग्राम CaCl2 के अंदर कितने क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, यही पूछा है। तो देखो पहले 111 ग्राम CaCl2 के अंदर आपके Na नंबर के बराबर एटम्स प्रेजेंट है, या फिर आयंस प्रेजेंट है, या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, Na नंबर के बराबर। हमें पता है CaCl2 के अंदर क्लोराइड कितने हैं 2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड आयंस है उसका पता चल जाएगा, क्योंकि एटम तो हमें पता है 111 ग्राम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर Na नंबर के बराबर, मतलब 6 × 23 10⁻23 के बराबर हमारे पास में टोटल एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर। अब क्लोराइड आयन कितने हैं, 2 है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो 11 ग्राम को क्या करेंगे, उनके एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 × 10⁻23 क्लोराइड आयंस आपके पास में प्रेजेंट है। समझ में आया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये तीनों क्वेश्चंस हमने कर लिए। फर्स्ट का आंसर हमारे पास में 3 × 10⁻23 आया, सेकंड का 18 × 10⁻23, और आपके पास में सी का आंसर आ गया 12 × 10⁻23। क्या यहाँ तक तीनों क्वेश्चन का आंसर सबको समझ आया कैसे किया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? तो ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है, और हम इतनी सारी टर्म्स में उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, क्या क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, एग्जाम्पल्स वगैरह, वो सॉल्व करके देखने हैं सबको, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे, थोड़े बहुत 3-4, ठीक है। उसके बाद में हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इस पोर्शन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें और अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।